दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आदिल और आफरीन के नाम। नहीं ताया जान, आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। मैं इस बात को नहीं मान सकती। मैं परसों ही तो नाना जान से मिलकर आई हूँ। वो कैसे हम सबको अकेला छोड़कर जा सकते हैं। मेरे माँ बाप के बाद मेरे नाना ही ने तो मुझे ममता और प्यार दिया था। मैं रोते रोते ज़मीन पर गिर पड़ी थी। जब तक नानी जिंदा थी तब तक मैं नाना नानी के साथ ही रहती थी, लेकिन नानी के मरने के बाद नाना मजबूर हो गए थे, क्योंकि उनके बेटे और बहू मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। यूँ मेरे ताया ताई थे, वो मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे नाना मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं उनकी सगी नातिन नहीं थी, फिर भी वो मुझे सगी नातिन की तरह प्यार करते थे। मेरी माँ उनकी सगी बेटी नहीं थी, उनके घर में काम करने वाली सुरैया खातून थी, और जिनकी मौत नाना के घर में बिजली का करंट खाने की वजह से हो गई थी। उस समय मेरी माँ की उम्र सिर्फ 5 साल थी। मेरी नानी के आगे पीछे कोई नहीं था। वो विधवा थीं और अपना और मेरी माँ का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थीं। और जब मेरी नानी की मौत के बाद मेरी माँ अकेली रह गई तो मेरी नाना ने उन्हें गोद ले लिया था और अपनी सगी बेटी की तरह पालने लगे। उनकी अपनी कोई सगी बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी माँ से ही बेटी की कमी पूरी कर ली थी। और ये मेरी माँ के मरने के बाद भी उन्होंने मुझे भी वही प्यार और मान दिया था जैसे सगी नातिन को देते हैं। मम्मी के निधन के बाद से तो वो ऐसे हो गए थे जैसे मैं ही उनकी बेटी हूँ। जब भी मैं उससे मिलने जाती वो मुझे वापस नहीं आने देते थे। उनके पास बहुत बड़ी हवेली थी और कई संपत्तियाँ थीं जो सिर्फ और सिर्फ नाना के नाम पर थीं। मेरे 2 मामा भी थे, लेकिन बहुत लालची थे। वे हर वक्त नाना के आगे पीछे घूमते रहते थे कि किसी तरह संपत्ति पर कब्जा कर सकें। लेकिन नाना अपनी उम्र के बावजूद बहुत समझदार थे। उन्होंने अपने बेटों को काम पर जरूर लगाया था, लेकिन सारा हिसाब किताब खुद ही संभालते थे। और आज जो खबर मेरे ननिहाल से आई थी उसने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। नाना का निधन हो गया था और ये बात मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। जब मैं ताया और ताई के साथ अपनी ननिहाल पहुंची तो सामने ही मेरे नाना की देह रखी हुई थी। उन्हें देखकर मेरा दिल फटने के करीब आ गया था। ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान ही गिर गया हो। पहले पापा, फिर मम्मी और अब मेरे जान से प्यारे नाना जान, इन सब की मौत ने मुझे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। मैं उनके पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी, जबकि मैंने देखा उनके बेटों की आंखों में जरा भी दुख के आंसू नहीं थे। सभी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। मुझे सब मालूम था ये भी उनकी संपत्ति हासिल करने की साजिशें थीं। मैं बहुत देर तक उनकी देह के पास बैठी रोती रही, और जब अल्लाह अकबर की सदा के साथ उन्हें उठाया गया तो मेरा दिल फिर से फटने के करीब था। मैं किसी भी तरह उन्हें रोक लेना चाहती थी। शाम हो चुकी थी। मैं हवेली की लॉन्ज में एक चुप मूरत की तरह कोने में बैठी थी। ताई और ताया मामा से ताजियत करके घर चले गए थे और मुझे 2 दिन बाद लेने आने वाले थे। न जाने मुझे अचानक से क्या हुआ कि मैं खुद को जोर जोर से मारने लगी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुकी। यह एहसास ही मुझे मारने के लिए काफ़ी था कि मेरे नाना मुझे छोड़कर जा चुके हैं। अचानक ही किसी मर्दाना हाथ ने मेरे हाथों को थामा था। मैंने आंसू भरी निगाहों से उस व्यक्ति को देखा। वो कोई और नहीं बल्कि नाना के बड़े बेटे का बड़ा बेटा था, जो पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ था। आज उसे अपने सामने देखकर मुझे उससे नफरत सी हो रही थी। मेरे नाना उसे भी बहुत प्यार करते थे। उनके होठों पर हर वक्त आदिल का ही नाम रहता था, और आज वो इतनी देर से आया जब उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। मैं झटके से उनसे दूर हो गई थी। वो कहने लगा, होश करो लड़की, यहाँ मर्द नौकर चाकर भी रहते हैं, तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ये कहकर वो अपने पापा की ओर मुड़ गया था, जबकि मैंने नफरत से उसकी पीठ को देखा था और ज़मीन पर बैठ गई। समय बीत रहा था और आज नाना के निधन को 3रा दिन हो गया था। आज वकील साहब घर आए थे। मैं हैरान थी वो यहाँ क्यों आए हैं। जैसे ही वकील साहब घर में दाखिल हुए, उनके पीछे ही ताया और ताई भी घर में आए। उन्हें देखकर मैं फिर से रो पड़ी। वो मुझे संभालते हुए बोले, घर चलो गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही वकील साहब मेरी ओर देखते हुए बोले, आफरीन, अभी आप कहीं नहीं जा सकती। मुझे आपके नाना की वसीयत पढ़कर सुनानी है, इसलिए आप ठहरें। मैंने एक नज़र उन्हें देखा और ठंडे लहजे में बोली, मुझे उनकी वसीयत, उनकी संपत्ति, उनके पैसे से कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये सब मुबारक हो। मैं अपने ताया के साथ जाना चाहती हूँ। वकील साहब की बात हवेली में आग की तरह फैल गई थी। जब मैं वकील साहब के सामने पहुंची तब तक सभी लोग हवेली के लॉन्ज में जमा हो चुके थे।
मैं ये कहकर कमरे के अंदर चली गई और वहाँ से अपना मोबाइल लेकर बाहर आ चुकी थी। मैंने अपने सिर पर दुपट्टा जमाया और ताया के साथ घर से बाहर निकलने लगी, लेकिन उससे पहले ही आदिल मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। मुझे देखते हुए कहने लगा, वकील साहब ने जो कहा है उसे सुनो। बेवजह के तमाशे अपने ताया के घर जाकर लगाना, ये कानूनी नियम है और उसका पालन तुम्हें करना होगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो बहुत गंभीरता से बोल रहा था। मैं उसे देखकर एक पल के लिए सहम गई थी। वो देखने में हालांकि काफ़ी खूबसूरत था। लंबा कद, गठीला शरीर, घने काले बाल जिन्हें वो हमेशा सलीके से बनाए रखता था। सफ़ेद शलवार कमीज में वो यहाँ का कोई जमींदार ही लग रहा था। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे ताया ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे सोफे की तरफ ले गए। मैं विरोध करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए सिर्फ इतना ही कहा, ये तुम्हारे नाना की वसीयत है, इसे सुनना तुम्हारा हक है। सभी की निगाहें वकील साहब के चेहरे पर जमी हुई थीं, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस ताया की बात का मान रखना था जो मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अब तक मेरे लिए किया था वो नाना के प्यार से कम नहीं था। और दूसरी बात, मैं अपने नाना की खातिर भी चुप थी। अगर मेरी माँ के मरने के बाद मेरे नाना मुझे ना अपनाते तो मैं अब तक अनाथ हो चुकी होती और किसी अनाथ आश्रम में अपनी ज़िंदगी घुट घुट कर गुजार रही होती। ये मेरे नाना ही थे जिन्होंने अपनी सारी औलाद से बढ़कर मुझे प्यार दिया था। वकील साहब ने नाना की वसीयत पढ़नी शुरू की और जैसे जैसे वो वसीयत पढ़ते जा रहे थे, सबके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। मेरी आंखें भी हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। वकील साहब ने वसीयत पढ़ने के बाद उसे बंद कर दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोले, ये तुम्हें करना होगा। तुम्हारे नाना ने साफ साफ लिखा है कि तुम्हें उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी, वरना वो क़यामत के दिन तुमसे ज़रूर पूछेंगे कि क्या तुमने उनके प्यार और उनके एहसानों का बदला इस तरह चुकाया। ये कहकर उन्होंने आदिल की तरफ देखा और उसे भी यही बात कही। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मेरे दोनों मामा सिर झुकाए बैठे थे और मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जो वसीयत नाना ने की थी वो मेरे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। मैं एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई और ताया की तरफ गुस्से से देखती हुई बोली, यही सब तमाशा सुनने के लिए आपने मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला था? अब बहुत हो गया, मुझे घर जाना है। मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। ये वसीयत, ये जायदाद इन्हीं लोगों को मुबारक हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं घर की दहलीज पार करती उससे पहले ही हवेली के दरवाजे बंद हो गए। मैंने मामा की तरफ देखा तो वे हाथ जोड़े मुझे ही देख रहे थे। मैं फ़ौरन बोली, मामा आप ये सोचना भी मत कि मैं इस वसीयत के अनुसार चलूँगी। मैं मर जाऊँगी, लेकिन नाना की इस इच्छा को कभी पूरा नहीं करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, मैं किसी के लिए भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। और तभी अचानक मेरे छोटे मामा भी मेरी तरफ बढ़े और मेरा बाजू पकड़कर घसीटते हुए मुझे कमरे में ले जाने लगे। मेरे ताई और ताया उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा, यह आपका मामला नहीं है, ये हमारी भांजी है, हमारे इसके ऊपर बहुत एहसान है और हम इसके साथ क्या करना है हम अच्छे से जानते हैं। मैं रोती रही, लेकिन उन सब ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं चीखती रही, दरवाज़ा खोलो, मैं कभी तुम लोगों का साथ नहीं दूंगी, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन हवेली के लोग जैसे बहरे हो चुके थे। मेरा दम घुट रहा था। नाना जाते जाते मुझे कैसी तकलीफ में छोड़ गए थे जिसका कोई समाधान नहीं था। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला गया। समय बीतता जा रहा था, लेकिन कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। रात में मेरे बड़े मामा मेरे कमरे में आए। उन्हें देखकर मैंने नफरत से मुंह फेर लिया। वो मुझे देखते हुए बोले, अगर तुम हमारी बात मान लोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो माफ़ करना, हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम्हारी शादी हर हाल में आदिल से कराई जाएगी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। इससे तो अच्छा था मैं भी अपनी माँ के साथ बिजली का करंट लगने से मर जाती, या फिर माँ के मरने के बाद ये लोग मुझे किसी अनाथ आश्रम में डाल देते। कम से कम इस तकलीफ़ से तो निजात मिलती जो मैं अभी सह रही थी। मैं आदिल के सारे कुकर्मों से वाकिफ़ थी। वो एक अच्छा इंसान नहीं था। देर रात तक लड़कियों से बातें करना, उनके साथ घूमना फिरना उसका पसंदीदा शौक़ था। एक लड़की को छोड़ना तो दूसरी लड़की को पटाना उसका सबसे पसंदीदा काम था। किसी एक लड़की पर उसका बस नहीं चलता था। रोज़ नई नई लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने में उसे मज़ा आता था, और लड़कियां भी उसके आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराती रहती थीं। एक तो वो हद से ज़्यादा हैंडसम था,
दूसरा, उसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं होती थी, जबकि मैं उससे बिल्कुल उलट थी। मैं 5 वक्त की नमाजी थी, तहज्जुद पढ़ने वाली थी, गैर मर्दों से पर्दा करती थी, और आदिल तो बुरी सोहबत में पड़ा हुआ था। मैं कैसे उससे शादी कर सकती थी? नाना ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद सारी जायदाद आदिल और मेरे नाम हो जाएगी, और लेकिन शर्त यह है कि हम दोनों आपस में शादी कर लें, और अगर हम शादी नहीं करते तो जितनी भी जायदाद नाना के नाम पर थी वो सब ट्रस्ट में चली जाएगी। और मेरे लालची मामाओं के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। मुझे आदिल के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो क्या चाहता था। मेरी और उसकी कभी भी नहीं बनी थी। वो बहुत अलग टाइप का इंसान था। उसका बदतमीज लहजा मेरी आत्मा को हिलाकर रख देता था। पहले मैं जब भी माँ के साथ इस घर में रहती थी तो मैं हमेशा आदिल से छुपती रहती थी। वो कभी मुझे मार कर भाग जाता तो कभी मेरी चीज़ें छीन लेता था। वो हमेशा मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश करता था। उसका कहना था कि तुम एक डरपोक लड़की हो, और जब तुम मुझे देखकर डर के मारे थर थर काँपती हो तो मुझे बहुत मज़ा आता है। देखना, एक दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसकी ये बातें मुझे बहुत डराती थीं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई और मैंने होश संभाला तो मुझे सारी बातें समझ में आने लगी थीं। वो सिर्फ कहने तक ही ये सब बातें करता था, उसके अलावा उसमें इतना साहस नहीं था। मेरे दूसरे मामा की 2 बेटियां थीं और दोनों की ही शादी हो चुकी थी। बेटों में केवल आदिल ही था। अगले दिन भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ। कभी बड़े मामा मेरे पास आते तो कभी छोटे मामा मुझे समझाने के लिए आते। मुझे लगातार मानसिक यातना दी जा रही थी। आखिर में आदिल कमरे में आया। मैं जब अपनी नमाज की चटाई समेट कर रखने लगी तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़ी कदकाठी, सफ़ेद सूट पहने वो अपनी पीठ पर हाथ बांधे खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं है किसी लड़की के कमरे में आने की? जबकि वो धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मेरे हाथ पैर पसीने से भीगने लगे थे। मुझे अपने आसपास खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। जिस तरह से वो मेरे करीब आ रहा था मुझे बहुत कुछ गलत होता महसूस हो रहा था। लेकिन अचानक ही वो मेरे बिस्तर पर आकर ढेर हो गया। मेरा दिल जो एक पल के लिए चिड़िया की तरह फड़फड़ा रहा था, अगले ही पल कुछ थम सा गया था। वो मुझे देखते हुए जोर से हंसा और बोला, आफरीन, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। लड़की, मुझे भी तहजीब और तमीज आती है। मैं तो तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो और मैं भी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ, सुन लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो बहुत ही नॉर्मल ढंग से बात कर रहा था, इसलिए मुझे उसकी बात सुनने में कोई हर्ज महसूस नहीं हुआ। वो आगे बोला, आफरीन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, और ये बात सही भी है क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। लेकिन देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि बाबा और चाचू लालची लोग हैं। उन्हें सिर्फ दौलत की भूख है और इसी वजह से दादा ने सारी जायदाद हमारे नाम की है। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है, अगर हम दोनों शादी कर लें तभी हमें ये जायदाद मिलेगी। मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान मेरे सामने बैठकर मेरी तारीफ़ करेगा। मैं उसकी बात ध्यान से सुन रही थी। वो आगे बोला, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है, हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसके ये कहने की देर थी कि मैं फट पड़ी। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारे जैसे घिनौने इंसान से कभी मरकर भी शादी नहीं करूंगी, जिसका कोई ईमान नहीं। 10-10 लड़कियों के साथ घूमते हो और मुझसे शादी की बात कर रहे हो। अपनी हद में रहो। वो अचानक मुझे बाजू से पकड़कर बिस्तर पर बिठा चुका था और मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, चुप रहो लड़की, मेरी बात पहले सुन लो, उसके बाद बोलना। उसके बाद जो तुम फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। बेवजह इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। लेकिन खैर, तुम लड़कियों के पास दिमाग होता ही कहाँ है। मैं उसे गुस्से से घूर रही थी। वो धीरे से बोला, आफरीन, मेरी बात ध्यान से सुनो। बाबा और चाचू हद से ज़्यादा लालची हैं। अगर हमें जायदाद मिल जाती है तो हम उस जायदाद का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं ताकि आखिरत में दादा को इसका सवाब मिल सके। तुम भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं क्योंकि हमारी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम घर में रहने वाली लड़की हो और मैं दुनिया घूमने वाला इंसान हूँ। तो मैंने सोचा है कि हम दोनों शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर अपने अपने सपने आसानी से पूरे कर लेंगे। देखो, अगर बाबा और चाचू के हाथ जायदाद जाती है तो वे इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और लोगों पर रौब डालेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम दोनों इसे संभाल लें। उसकी बात मुझे जहर से भी बुरी लग रही थी, इसीलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे कमरे से जा सकते हो। वो मेरा गाल थपथपाकर बोला,
सुनो, इस बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना। अगर तुम्हें मेरा प्लान सही लगे तो मुझे बता देना। हम दोनों अपनी अपनी तरफ से हामी भर देंगे। अगर हम एक साथ हाँ कहेंगे तो कोई हम पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन अगर हम मना करते रहे तो ये लोग हमें ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे और फिर सारी जायदाद अपने नाम भी करते इन्हें देर नहीं लगेगी। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसकी आखिरी बातों ने मेरे कान खड़े कर दिए थे। मैंने ईशा की नमाज पढ़ ली थी, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, जबकि ईशा के बाद मुझे हमेशा नींद आ जाती थी। मैं कमरे से लगी बालकनी में बैठी आसमान को देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं एक तारे को ध्यान से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। नाना, आप कहते थे ना कि आपकी पत्नी मरने के बाद एक सितारा बन गई थी। अब आप भी इस दुनिया से जा चुके हैं और आप भी सितारा बन गए हैं। आपको पता है, यहाँ सब आपकी जायदाद को नोचने में लगे हैं। इंसान को इतनी जायदाद बनानी ही नहीं चाहिए जो मरने के बाद रिश्तेदारों का जीना हराम कर दे। आपकी वसीयत मुझे समझ में नहीं आती। आखिर आपने ये वसीयत क्यों की? जबकि आपको पता था कि मुझे आदिल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर आपने उसे मेरी ज़िंदगी में क्यों शामिल किया? उसकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगर हम शादी के लिए मान जाते हैं तो मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकती हूँ, और वो भी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मामा ये सारी जायदाद किसी न किसी तरह से हड़प लेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। मेरी मदद करें नाना जान। जब मैं परेशान होती थी तो आप ही मेरा सहारा बनते थे। आप कहाँ चले गए हैं? मैं लगातार रो रही थी और उन्हें याद कर रही थी। कब मेरी आँख लगी मुझे पता नहीं चला। मैं बालकनी में ही कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। रात के 3 बजे मैं झटके से उठी। मैंने एक सपना देखा जिसमें नाना जान मेरे पास बैठे हुए मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहे थे और मैं उन्हें एकटक देख रही थी। मुझे सिर्फ उनके कुछ शब्द याद रह गए थे। मेरी गुड़िया, तुम आदिल के लिए मान जाओ, वो अच्छा है, तुम उसके साथ सुकून की ज़िंदगी बिताओगी। नाना के इन शब्दों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। आदिल तो 10-10 लड़कियों के साथ घूमता है, तो वो भला मेरे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे जवाब मिल चुका था। मैंने उठकर तहज्जुद की नमाज अदा की और बिस्तर पर आकर सो गई। फजर की नमाज के बाद मैं सीधा आदिल के कमरे में गई। वो नींद की गहरी वादियों में खोया हुआ था। मैंने उसके कमरे की लाइट जलाकर उसके कंधे को हिलाया। वो सुबह सुबह मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। मुझे हैरानी से देखते हुए बोला, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने इशारे से उसे चुप रहने का इशारा किया। वो मुझे आश्चर्य से देख रहा था और उसकी हैरानी जायज़ थी। मैं कभी भी उसके कमरे में जाना पसंद नहीं करती थी, और आज इतनी सुबह सुबह मैं उसके कमरे में अकेली मौजूद थी। मैंने आदिल की ओर देखा और कुछ ही शब्दों में अपनी बात पूरी कर दी। मैंने कहा कि मैंने रात भर इस बारे में सोचा है। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल सही लगीं। अगर ये जायदाद हमारे हाथ से चली गई तो मामू लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। इसीलिए बेहतर होगा हम दोनों अपनी सहमति दे दें। मुझे मंजूर है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे एक बार फिर से रोना आया था। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहाँ मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था सिवाय बेइज्जती के। पर न जाने क्यों मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो फैसला मैंने किया है वो गलत साबित होने वाला है। खुदा गवाह था कि मेरा इरादा गलत नहीं था और मुझे जायदाद का लालच भी नहीं था। मैं बस अपने नाना की जायदाद को बर्बाद होता हुआ नहीं देखना चाहती थी। जब मामू लोगों को ये खबर मिली कि मैं और आदिल दोनों ही शादी के लिए तैयार हैं तो वे लोग पागल से हो गए थे। शादी की तैयारियां इस तरह की जा रही थीं जैसे ये बहुत ही खुशहाल शादी हो, जबकि मुझे तो आदिल से नफरत के सिवा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जहाँ तक मुझे पता था आदिल का भी यही हाल था। खैर, हमारी शादी शांति और सुरक्षा के साथ हो गई थी। मैंने अपने ताया जी को बुलाने की जिद की थी, लेकिन इसे नकार दिया गया था। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मेरा कोई भी अपना मेरे पास नहीं था और वही लोग मेरे पास थे जिनसे मैं नफरत करती थी। थोड़ी ही रस्मों के बाद मुझे आदिल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे में जाते ही मैंने सारे गहनों को अपने शरीर से हटा दिया। इस सारे ड्रामे ने मुझे बहुत थका दिया था। मैं बिस्तर पर लेटी थी कि आदिल मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुआ था और मुझे इस तरह देखकर हैरान रह गया और बोला, आफरीन, ये क्या बदतमीजी है? उसका लहजा अचानक से ठंडा हो गया था, जबकि मैंने उसे हैरानी से देखा था। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके मेरे पास बैठ गया। मैं और भी तंग होकर संकुचित हो गई थी। उसने मुझे देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता आज हमारी सुहागरात है? तुम अपना ड्रेस और ये गहने कैसे उतार सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये रात हर पति की होती है? उसकी आंखों में गुस्सा था और मैं हैरान थी।
हमारे बीच ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ था। मैंने उसे देखकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? पति पत्नी सुहागरात, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम शायद भूल रहे हो ये सब एक ड्रामा है। ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ, अपनी हद में रहो। मेरा लहजा काफ़ी कठोर था। उसने मुझे गुस्से से देखा और कहा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है तुम ठीक नहीं हो। किसकी इजाज़त से तुमने ये कपड़े बदल लिए? उसका लहजा ठंडे से ठंडा होता जा रहा था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत हो सकता है। मैंने कहा, देखो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरे लहजे में कुछ न कुछ झिझक तो थी। आखिर को वो मेरा पति तो बन ही चुका था। वो अचानक ही मेरे बहुत करीब आ गया। डर के मारे मैं बेहोश होते बची थी कि उसने मेरे माथे पर अपना माथा टिकाकर हंसते हुए कहा। हंसते हंसते उसने मेरी गोदी में सर रख दिया था। उसने मेरी नाक खींचते हुए कहा, यार तुम इतनी जल्दी डर गई? तुम बचपन से ही डरपोक थी और अब भी डरपोक ही हो, पागल कहीं की। मुझे तो लगा था बड़े होने के बाद तुम बहुत बहादुर हो गई होगी, लेकिन यकीन मानो आफरीन, इतना सा मुंह निकल आया था तुम्हारा। वो बहुत देर तक हंसता रहा और मैं उसे हंसते हुए देखती रही। वो मुझे देखकर फिर मुस्कुराया और मेरे गले में हाथ डालते हुए कहा, अगर तुम इतना प्यार से देखोगी तो तुमसे इश्क कर बैठूंगा। तुम्हारी इन घायल निगाहों से मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मुझसे मत कहना अगर मैं बहक जाऊं। मेरी बात माइंड मत करना, थोड़ा आशिकाना मिजाज का इंसान हूँ। लड़कियां ऐसे ही दीवानी नहीं होती मेरी। उसकी बात पर मैं एकदम हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। उसे अपनी गोद से दूर झटक दिया और मुंह बनाते हुए कहा, बड़े आए हीरो, हटो यहाँ से, नींद आ रही है मुझे। मैं मुस्कुराते हुए लेट गई थी कि तभी पीछे से फिर से मुझे आदिल की आवाज़ सुनाई दी, जो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कह रहा था, वैसे आफरीन, मौसम बहुत सुहाना है। ऊपर से इस रात का नशा मेरे सर पर चढ़कर बोल रहा है, क्यों ना हम आज एक दूसरे की बाहों में समा जाएं। आखिर को हम पति पत्नी हैं। ये कहते कहते आदिल के हाथ मेरे कंधे तक पहुंच चुके थे और मैं जल्दी से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई थी। मैंने कहा, आदिल अपनी हद में रहो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, वरना मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। मुझे गुस्से में देखकर आदिल खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रहा था, तुम आराम से सो जाओ। ये कहकर आदिल ने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया और मैं भी दोबारा सोने के लिए लेट गई थी। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि मेरा चुनाव गलत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या क्या कष्ट आने वाले हैं। जब हम सुबह उठे तो काफ़ी खुश थे। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान थी और मेरा भी यही हाल था। हम दोनों ही नहीं जानते थे कि हम एक दूसरे के निकाह में आकर इतने खुश क्यों हैं, जबकि हमारे बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। हालांकि हम दोनों के बीच रात को पति पत्नी वाला रिश्ता भी नहीं बना था, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। और ऐसा क्यों था, हम दोनों ही नहीं जानते थे। हालांकि इससे पहले मेरा आदिल से कभी ज़्यादा आमना सामना नहीं होता था, और जब भी होता था हम एक दूसरे को अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे। हम एक दूसरे की इज्जत भी नहीं करते थे, हर वक्त एक दूसरे से नफरत जताते रहते थे। लेकिन अब हम कल रात से मुस्कुरा रहे थे और उसके पीछे की वजह हम दोनों ही नहीं जानते थे। जब हम नीचे आए तो सामने वकील साहब बैठे हुए थे। उन्होंने सभी की मौजूदगी में पूरी जायदाद मेरे और आदिल के नाम कर दी और वहाँ से चले गए। सभी ने हमें बधाई दी कि तभी अचानक बड़े मामा मेरे पास आए। मैं एक पल के लिए हैरान हुई, लेकिन मैंने सिर झटक दिया। फिर वो मेरी ओर देखकर बोले, देखो बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, ये जायदाद के मामले तुम देख नहीं सकती, इसीलिए एक काम करो, अपने हिस्से की जायदाद भी तुम आदिल के नाम कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने नाक मुँह चढ़ाई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही आदिल ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, पापा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे इसे सबको समझा दूंगा। मेरी बीवी की जायदाद उसकी ही रहेगी, मुझे उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। सही कहा ना मैंने आफरीन? मैं धीरे से मुस्कुराई और सिर हिला दिया। उसने मुझे थामा और कमरे में ले आया। मैंने उसे देखकर धीरे से कहा, धन्यवाद, जबकि उसने सिर झुकाकर एक बार फिर बिस्तर पर लेट गया था। मैं अपना सामान उसकी अलमारी में ठीक करने लगी थी। मुझे नहीं पता था हमारी ज़िंदगी अब आगे कैसी होने वाली है, क्योंकि ये शादी एक समझौता थी और ये समझौता कब तक चलेगा हम दोनों ही इसके बारे में अनजान थे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। किस्मत हमारे साथ कुछ और ही करना चाहती थी। समय गुजर रहा था और हम दोनों साथ में जीवन बिता रहे थे। बड़े मामू और छोटे मामू किसी भी तरह मेरी और आदिल की जायदाद हड़पना चाहते थे, लेकिन ये अब बहुत मुश्किल था, क्योंकि आदिल कोई कमज़ोर खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने पापा और अपने चाचा को तंग कर रखा था
उनके हाथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगने दी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरे नाना ने मेरे लिए आदिल का चुनाव क्यों किया था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा इंसान था जो अपने पापा और अपने चाचा को सीधा कर सकता था और इस दुनिया की ऊंच नीच से मुझे बचा सकता था। उसने मेरा एडमिशन करवाया और मेरी सरपरस्ती में अपना नाम लिखा दिया। मेरे लिए सब कुछ काफ़ी हैरान करने वाला था। मुझे इस जायदाद से कोई लेना देना नहीं था। न जाने कब मेरा दिल आदिल के नाम से धड़कने लगा था। मुझे खुद इस बात का पता नहीं था। मुझे कब उससे प्यार हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। हम दोनों की शादी को धीरे धीरे 1 साल हो चुका था, लेकिन ना तो वो कभी मेरे करीब आया था और ना ही मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की थी। हम दोनों एक ही कमरे में रहकर भी एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, लेकिन हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। मैं अपने दिल की हर बात आदिल से करती थी, जबकि आदिल भी मुझे अपनी हर बात बताता था। समय अच्छे से गुजर रहा था कि एक दिन अचानक उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुझसे कहा, आफरीन, हम दोनों इस तरह नहीं रह सकते। देखो, तुम्हारी भी ज़िंदगी है, तुम्हारे भी उसूल हैं और मेरी भी ज़िंदगी है। हमारे स्वभाव बहुत अलग हैं। हम एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त तो बन सकते हैं, लेकिन हम जीवन साथी नहीं बन सकते। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें तलाक दूंगा ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा समझौता भी यही हुआ था कि जब हम अपनी अपनी ज़िंदगी में सेट हो जाएंगे तो ये शादी ख़त्म कर देंगे। लेकिन आज उसकी बात सुनकर मुझे दिल टूटता हुआ महसूस हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। जब उसने कारण पूछा तो मैंने रोते रोते उससे प्यार का इजहार कर दिया था। मैं अचानक ही रोते हुए उसके सीने से जा लगी। आज आदिल की बात ने मेरा दिल तोड़ दिया था। हालांकि इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आदिल के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगी। मैंने रोते हुए कहा, आदिल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। और उसी पल उसने मेरी उंगली में अंगूठी पहना दी और मेरे माथे पर अपने होंठ रखकर कहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था, लेकिन डर था कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए, इसीलिए तुम्हारे दिल का हाल जानने के लिए ये ड्रामा किया था। और मुझे आदिल पर इतना गुस्सा आया कि मैं उससे मारने लगी, लेकिन उसने हंसते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया था। आज आदिल के लिए जज्बात बदले तो आदिल का स्पर्श मेरे दिल को धड़काने लगा था। आदिल की हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। उसके दिल की धड़कनें भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थीं। और फिर अगले ही पल आदिल ने एक प्यारी सी शरारत कर दी कि मेरे पूरे बदन में बिजलियां सी दौड़ने लगी थीं। मैंने कहा, आदिल, प्लीज़ इतनी जल्दी नहीं। और आदिल ने मेरे होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी। कहने लगा, आफरीन, इतनी जल्दी कहाँ है? पूरा 1 साल हो गया है हमारी शादी को। अब मुझे मत रोको आफरीन। ये कहते कहते आदिल की उंगलियां मेरे बदन पर रेंगने लगी थीं। उसका प्यार भरा स्पर्श मेरे तन को महकाने लगा था और मैंने भी खुशी से अपना आप आदिल के हवाले कर दिया था। आज आदिल की मोहब्बत पाकर मैं पूरी हो गई थी और दिल ही दिल अल्लाह से दुआ की थी कि आदिल का प्यार हमेशा मेरी ज़िंदगी में बना रहे। आज मैं आदिल के साथ एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। आदिल के प्यार ने मेरी ज़िंदगी को गुलजार बना रखा है और मैं भी आदिल से उतनी ही शिद्दत से प्यार करती हूँ जितना कि आदिल मुझसे करता है। आज मुझे अपने नाना के चयन पर गर्व है कि उन्होंने मेरे लिए कितना अच्छा जीवन साथी चुना। उसने अपने माँ बाप और अपने चाचाओं को सही सबक सिखाया। वे लोग हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन अब कभी भी जायदाद हासिल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इस जायदाद का असली वारिस कौन है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी आदिल और आफरीन के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।